दरअसल जब से भारत ने राफेल खरीदा है तब से चीन इसी ताक में है और उसकी ताकत देखकर चिढ़ा हुआ है और सोचता है कि कैसे राफेल को बदनाम करें। चीन की यह बौखलाहट इस वजह से भी बढ़ गई होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने चीन के हथियारों को कबाड़ बनाया था, भाई उससे चीन हथियार मार्केट में उसकी बड़ी फजीहत हुई और अपनी फजीहत को ढकने के लिए चीन ने राफेल को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब चीन की पोल खुल गई और उसके चेहरे से नकाब उतर गया तो चीन अलबला गया। फ्रांस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि राफेल को इसलिए टारगेट किया गया ताकि चीन के विमान को बेहतर साबित किया जा सके। फ्रांस के लिए राफेल सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है बल्कि उसकी डिफेंस इंडस्ट्री का पिलर है। इसलिए जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने राफेल के खिलाफ फर्जी कहानियां गढ़नी शुरू की तो फ्रांस अलर्ट हो गया। फ्रांस ने इसकी जांच शुरू कर दी और ये फर्जी कहानियां सामने आ गई कि भाई कहां से आ रही हैं, सब पता चल गया। पता चला ये तो चीन कर रहा है। दरअसल जब से भारत ने राफेल खरीदा है तब से चीन इसी ताक में है और उसकी ताकत देखकर चिढ़ा हुआ है और सोचता है कि कैसे राफेल को बदनाम करें। राफेल को डाउनग्रेड करने के पीछे एक वजह यह भी है कि इसके अलावा हथियार मार्केट में चीन अपना दबदबा बनाना चाहता है, खुद को डिफेंस एक्सपोर्ट का बड़ा हब बनाना चाहता है और इसके लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है क्योंकि यह खुलासा हुआ है कि जब इंडोनेशिया ने फ्रांस को 18 और राफेल खरीदने का ऑर्डर दिया तो चीन ने इंडोनेशिया को इस बात के लिए उकसाया कि भाई और ज्यादा राफेल ना खरीदो, क्या कर रहे हो। फ्रांस के बजाय चीन के सस्ते और टिकाऊ फाइटर जेट खरीदने के लिए बोला। इसी बीच खबर आई कि इंडोनेशिया चीन के J-10 फाइटर जेट खरीद सकता है। आप सोचिए चीन कैसा देश है कि वो अपने फाइटर जेट बेचने के चक्कर में दूसरे देशों के ऑर्डर कैंसिल कराने जैसी साजिशें रच रहा है। चीन की यह बौखलाहट इस वजह से भी बढ़ गई होगी क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने चीन के हथियारों को कबाड़ बनाया था, भाई उससे चीन हथियार मार्केट में उसकी बड़ी फजीहत हुई और अपनी फजीहत को ढकने के लिए चीन ने राफेल को टारगेट करना शुरू कर दिया। जब चीन की पोल खुल गई और उसके चेहरे से नकाब उतर गया तो चीन अलबला गया। फ्रांस की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट पर चीन ही सवाल उठाने लगे कि चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। तुम्हारे बिना जानकारी क्या हो रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फ्रांस के जो दावे हैं वो अफवाह हैं। चीन हमेशा बहुत जिम्मेदारी के साथ मिलिट्री एक्सपोर्ट में फैसले लेता है। चीन और जिम्मेदारी, पूरी दुनिया में कोरोना फैला दिए तुम्हारी जिम्मेदारी का सबसे बड़ा सबूत तो वो था और तुम जिम्मेदारी की बात कर रहे हो। चीन वो देश है जो फाइटर जेट का जवाब फाइटर जेट से नहीं फेक न्यूज से देता है और चीन इसी में माहिर है। राफेल के खिलाफ चीन ने जो फर्जी कहानियां चलाई उस पर भारत में भी कई लोगों ने यकीन कर लिया। आज जब यह खुलासा हुआ कि राफेल के खिलाफ अफवाह फैलाने के पीछे चीन था तो इस खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। बीजेपी कह रही है कि चीन के मिलिट्री टेक के प्रति राहुल गांधी का अजीब जुनून है। कई बार राहुल गांधी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह चीन के मिलिट्री हार्डवेयर के पक्ष में बोलते आए। साल 2021 में लोकसभा के अंदर उन्होंने यह पूछा था कि भारतीय फोर्स चाइनीज स्टाइल सर्विलांस ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। राहुल गांधी ने लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान चीन की सेना की रणनीति की तारीफ की थी। साल 2023 में लंदन में राहुल गांधी ने यह दावा किया था कि चीन टेक्नोलॉजी की रेस में जीत रहा है और राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया था कि भारत को भी चीन के मिलिट्री इनोवेशन से सीखना चाहिए। साल 2022 में बंद कमरे में डिफेंस एक्सपर्ट से चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने बॉर्डर पर चीन की तरह की टैक्टिकल ड्रोन्स के डिप्लॉयमेंट पर भी जोर दिया था। चाहे भारत की सशस्त्र सेनाओं को कमजोर करना हो या दुश्मन के मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना हो, राहुल गांधी देशभक्ति के मामले में गलत पक्ष की तरफ खड़े होने में माहिर हैं, यह बीजेपी कह रही है। एक हफ्ते में यह दूसरा मौका है जब चीन के चेहरे से नकाब उतर गया। लेकिन सवाल बीजेपी भी पूछ रही है भाई कि राहुल गांधी का स्क्रिप्ट क्यों मैच करता है चीन से। उन्होंने क्यों नहीं पूछा कि पाकिस्तान में कितना नुकसान हुआ वो बताइए। उनका और दूसरे कांग्रेसी नेताओं का इस बात में इंटरेस्ट क्यों था कि भारत के कितने विमान गिरे, राफेल कितने गिरे। फ्रांस से पहले भारतीय सेना ने भी चीन को एक्सपोज किया था और यह खुलासा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट दे रहा था। जब यहां भी चीन रंगे हाथों पकड़ा गया तो अलबला रहा। चीन से जब यह सवाल किया गया कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ऐसे आरोप कहां से आए। एकदम ये मासूम चुन्नू मुन्नू से बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता होता है। कह रहा है कि अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी तीसरे पक्ष को टारगेट करने के लिए नहीं है। भारत और पाकिस्तान को लेकर चीन की यही पॉलिसी है कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान जैसे भिखारी देश से तुमने बिना भारत को टारगेट करने की मंशा लिए हुए दोस्ती कर रखी है। उसको इतना पैसा हवा में दे रहे हो तुम। चीन जो सफाई दे दे, लेकिन इससे वो अपनी चालबाजी ढक नहीं पाएगा। चीन ने पर्दे के पीछे रहकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हिमाकत की है, पीएम मोदी उसका पूरा हिसाब करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने चीन को एक नया झटका दिया।
प्रधानमंत्री के सिर्फ एक हैप्पी बर्थडे बोल देने से चीन तिलमिलाया हुआ है। दरअसल पीएम मोदी ने तिब्बती बौद्धों के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर विश कर दिया, ये हैप्पी बर्थडे। पीएम मोदी ने उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना कर दी। पीएम मोदी ने कहा कि वो 1.4 बिलियन भारतीयों के साथ मिलकर दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। इतना ही नहीं, दलाई लामा के जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी हिमाचल प्रदेश गए थे। अब इसी में चीन एकदम से चिढ़ गया, उसने विरोध जता दिया, आंतरिक मामलों में दखल बताया। चीन की तरफ से कहा गया कि तिब्बत से जुड़ा मामला चीन के लिए संवेदनशील है, भारत को इसका ख्याल रखना चाहिए। तुम ख्याल रखते हो, पाकिस्तान को हथियार देते हो, पाकिस्तान को अपने सैटेलाइट से बताते हो कि भारत कहां मार रहा, क्या मारा। वो तो हमारी काबिलियत है भारत की कि तुम्हारे बताने के बाद जहां मन किया वहां मार दिए फिर भी। लेकिन तुमने सोचा था कि तुम क्या कर रहे हो। चीन कह रहा है कि भारत को समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम समझदार हो, यही भारत की समझदारी है कि वो अपना स्टैंड लेना जानता है। इस मुद्दे का इस्तेमाल चीन के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए नहीं करना चाहिए, यह चीन भारत को समझा रहा है। चीन दलाई लामा को एक खतरे के रूप में देखता है। चीन का आरोप है कि दलाई लामा धर्म की आड़ में शिंजियांग को चीन से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन तिब्बत को शिंजियांग कहता है। तिब्बत चीन की दुखती रग है, जिस पर भारत ने पूरा का पूरा पांव रख के मसल दिया है, ताकि चीन को यह समझ में आए कि वो दूसरे देशों के मामले में टांग अड़ाएगा ना, तो टांग खाली तुम्हारे पास नहीं है, हमारे पास भी है। फिर तुम्हारी नस पर रख देंगे ना, तो एकदम से मुंह से ड्रैगन जैसा आग निकलेगा तुम्हारे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो बिलावल भुट्टो, ये तो चीन की बात हुई, पाकिस्तान का भी तो सुनिए। ये बिलावल भुट्टो, जिसको हम लोग पाकिस्तान का पप्पू कहते हैं, वो भारत को धमकी पे धमकी दे रहा था। अब भारत को ऑफर दे रहा है, और पाकिस्तान में उस ऑफर को सुनकर बवाल मच गया। पाकिस्तान के आतंकवादी बिलबिला रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में भारत को खुला ऑफर दे दिया कि भारत चाहे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान सरकार भारत के साथ बातचीत के तहत आतंकवाद के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती है तो पाकिस्तान को किसी भी आतंकवादी को सौंपने में परेशानी नहीं होगी। अगर भारत सबूत और गवाह पेश कर दे तो पाकिस्तान हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत को सौंपने के बारे में सोच सकता है। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अगर भारत बता दे कि जैश सरगना मसूद अजहर कहां है, तो हमें उसे सौंपने में भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप सोचिए, कह रहा है कि मसूद अजहर कहां, हम बताएं। अरे हम क्या बताएंगे जी, तुम ना बताओ। तुम दुनिया को कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन हमारे यहां नहीं है, तुम्हारे यहां नहीं निकला। बिलावल भुट्टो के इस बयान से पाकिस्तान में आतंकवादी जमात की सिट्टी पिट्टी गुम होगी, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसी तो आतंकवादियों को पालने की है, उनको बचाने की है। वो सोचने लगे आतंकवादी का ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान हाफिज सईद जैसे आतंकियों को भारत के हवाले करने की सोचने लगा है। यही सोच सोचकर आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद, उसका दिमाग फटा जा रहा है। अरे बाप रे, मेरे अब्बू गए इंडिया तो फिर तो गए, खत्म मामला। तलहा सईद को, जो खुद एक ग्लोबल आतंकी है, वो कह रहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो पाकिस्तान की ग्लोबल बेइज्जती करा दी। अरे पहले ये तो चेक करो कि पाकिस्तान के पास इज्जत है किस कब्र में दबी हुई, इतनी सी भी चुन्नू सी, जिसको कोई खत्म कर सकता है। लेकिन हाफिज सईद का लड़का एकदम नाराज, वीडियो जारी करके कह रहा है कि हमारी बेइज्जती करा दिया बिलावल भुट्टो। मेरी तो एक इच्छा ये जानने की है कि जब वीडियो जारी कर रहा था ये हाफिज सईद का लड़का, इसने पीछे इतनी किताबें रखी थी, उसमें पढ़ता क्या है? लक्षण तो पढ़े लिखे जैसे है नहीं इसके। उसमें क्या बम बनाने के नुस्खे सिखाए गए हैं क्या, या आतंकी कैसे बनाना ये सिखाने की किताबें रखा हुआ है? ये वही आतंकी तलहा सईद है जो अभी कुछ दिन पहले कह रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत तो हाफिज सईद को भारत के हवाले करने की सोच नहीं सकती। तलहा सईद का ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा था, अब ये भी समझिए। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों को बैन कर रखा है, लेकिन दोनों ही आतंकी संगठनों के आतंकवादी पाकिस्तान में खुले में घूमते हैं। पाकिस्तान कहता है कि उसके यहां पे कोई आतंकी ठिकाना ही नहीं है, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में लश्कर और जैश के आतंकी ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक करके उनकी लोकेशन पूरी दुनिया को बता दी कि देखो यहीं पे था। पाकिस्तान में 26/11 मुंबई टेरर अटैक के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को 2019 में 33 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उसके बेटे तलहा ने हाल ही में दावा किया कि हाफिज सईद बेहतरीन जिंदगी जी रहा है और शानदार वक्त गुजार रहा है। और पाकिस्तान तो ओसामा बिन लादेन के लिए भी कहता था कि हमको तो पता ही नहीं था कि ओसामा बिन लादेन यहां है। जब इस तरह से पाकिस्तान हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को पाल के बैठे आए, तो फिर अचानक पाकिस्तान कहने लगे कि हाफिज और मसूद को भारत को सौंप देगा। इससे तो पाकिस्तान के आतंकियों में खलबली मचेगी। पाकिस्तान में खलबली ही नहीं मची, वहां तूफान आ गया। बिलावल भुट्टो की दम भर धुलाई हो रही है। पाकिस्तान को तो अपने आतंकी इतने प्यारे हैं कि उसे हजम ही नहीं हो रहा कि जिन आतंकियों को वो नाज नखरे उठाकर भी सहता है,
उन्हें भारत को सौंपने का विचार भी बिलावल के दिमाग में कैसे आ गया भाई? इमरान खान की पार्टी पीटीआई कूद गई मैदान में। वो कह रही है कि बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर बता दिया है कि वो बच्चा है। पीटीआई ने सवाल किया है कि आखिर बिलावल भुट्टो भारत को खुश क्यों कर रहे हैं? हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने का बयान बिलावल ने किसके कहने पर दिया? क्या शहबाज सरकार भी हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले करने पर विचार कर रही है क्या? यह इमरान खान की पार्टी तुरंत आई कि तुम नहीं खड़े हो रहे आतंकी के साथ तो हम खड़े हो जाएंगे। वहां तो आतंकी के साथ खड़े होने की मारामारी है भाई। इमरान खान की पार्टी बिलावल भुट्टो को बच्चा बताने लगी तो हाफिज सईद का आतंकी बेटा तलहा सईद बिलावल की हैसियत पूछ रहा है। पाकिस्तान में मचे इस बवाल के बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खामोशी बहुत कुछ बता रही है। बिलावल भुट्टो की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी पाकिस्तान की गठबंधन सरकार में शामिल है। पीपीपी के समर्थन के बगैर शहबाज सरकार सत्ता में रह नहीं सकती। पीपीपी पाकिस्तान के दो प्रांतों सिंध और बलूचिस्तान में सरकार चला रही है। बिलावल के पिता आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं। इतना ही नहीं, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की इमेज को ठीक करने की जिम्मेदारी भी बिलावल भुट्टो के पास ही है। बिलावल पाकिस्तान के उन सांसदों के डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं जो दुनिया में घूम घूम कर आतंकवाद पर सफाई दे रहे हैं। और वहां जाके वो भाई बोल आया कि हम तो हाफिज सईद को सौंप देंगे। तो वहां आतंकी डर गए कि भाई इसकी तो सरकार में हिस्सेदारी है, इसके बिना सरकार गिर जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि जो पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं दिया वहां भूल गया ईरान को, हमको भी भूल जाए और हाफिज सईद को भारत को सौंप दे। पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर के खिलाफ बोलने का मतलब है कि अपना काम तमाम कर लेना। लेकिन बिलावल भुट्टो अगर यह बात जानते हुए भी हाफिज सईद और मसूद अजहर पर बोल रहा है तो इसका मतलब यही निकाला जा रहा है कि बिलावल से यह बयान दिलवाया जा रहा है और इसके पीछे पीएम मोदी का डर और ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ भी है। क्योंकि मोदी कह चुके हैं कि पाकिस्तान से जब भी बातचीत होगी आतंकवाद के मुद्दे पे होगी। पाकिस्तान को अगर बात करनी है तो सबसे पहले हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को हवाले करो। और मोदी ने दुटू कह रखा है कि अब भारत के लोगों का खून और सिंधु नदी में पानी एक साथ तो बहेगा नहीं। यही वजह है कि अब पाकिस्तान घुटनों पर है। बिलावल भुट्टो धमकी देने की बजाय ऑफर दे रहा है। कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भारत ने पानी नहीं छोड़ा तो खून की नदियां बहेंगी। अब कह रहा है कि तुम पानी मत छोड़ो, हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को तुमको सौंप देते हैं, पुराना हिसाब किताब छोड़ो। पाकिस्तान की पब्लिक को ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार और फौज को भी अब समझ आ रहा है कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी फूके हुए कारतूस हो चुके हैं जो अब पाकिस्तान के किसी काम के नहीं है। और हमने आपको पाठशाला में ही बताया था कि पाकिस्तान में अब पहलगाम अटैक के मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी को लश्कर तैयबा में हाफिज सईद की जगह लेने के लिए चुना जा चुका है। हमने आपको हाफिज सईद का वीडियो भी दिखाया था जिसमें वो बहुत बूढ़ा और बीमार दिख रहा था। अब ये बूढ़ा बीमार मरियल सा हाफिज सईद किसके काम का हो सकता है? तो वो सोच रहे हैं कि देख के खत्म करो, हमारे दुनिया में नाम भी हो जाएगा कि हम आतंकी को सौंप दिए भारत को और मोदी का गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाएगा। अब बिलावल भुट्टो के बयान का एक मतलब यह भी निकाला जा रहा है कि लाइबिलिटी बन चुके हाफिज सईद से पीछा छुड़ाने के लिए पाकिस्तान उसे भारत को सौंप सकता है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक पाकिस्तान हाफिज सईद के साथ संसद हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को भी सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बिलावल का दावा है कि हाफिज सईद तो जेल में है, लेकिन मसूद अजहर कहां है उनको नहीं पता है। यानी ऑपरेशन सिंदूर में अपने 14 परिवार वालों और रिश्तेदारों की मौत पर आंसू बहाने वाला मसूद अजहर अब अकेला पड़ गया। या हो सकता है कि मसूद अजहर को भी समझ में आ गया होगा कि अब फौज और सरकार से कोई उम्मीद रखना बेकार है। शायद इसलिए मसूद अजहर कह रहा था कि काश मैं भी मर जाता। ऐसे में मुमकिन है कि मसूद अजहर अपनी जान बचाने के लिए खुद ही पाकिस्तान से भाग गया हो, या असीम मुनीर ने खुद उससे कहा हो कि जान बचानी तो भाग जा कहीं छुप जा। आप देखिए कि बिलावल ने भी हिंट दिया है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान भाग गया होगा, लेकिन इस दावे से तालिबान भड़क गया। सूत्रों के मुताबिक तालिबान सरकार को लगता है कि आतंकी मसूद अजहर के अफगानिस्तान में छिपे होने की अफवाह फैलाई जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच दरार पैदा की जाए। तालिबान सरकार के मुताबिक यह वैसे ही है जैसे उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छिपा था और उसे अमेरिका अफगानिस्तान में ढूंढ रहा था। यानी अभी बिलावल भुट्टो के ऑफर में कई झोल हैं और भारत भी अब किसी झांसे में ना आने वाला। और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने दिखा दिया है कि आतंकियों का सफाया करने के लिए वो पाकिस्तान के भरोसे नहीं बैठने वाला। भारत को जब लगेगा पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों का सफाया हो जाएगा और पाकिस्तान जैसा देश आतंकी सौंप देगा, खत्म ही हो जाएगा। ये सब खाली नौटंकी करता है दुनिया को दिखाने के लिए कि हम थोड़ा सीरियस हैं, लेकिन भाई पैनिक में तो ये लोग आ ही जाते हैं। साल का सबसे बड़ा चुनाव बिहार में होने वाला है और इस चुनाव में सबसे बड़ा टेस्ट इस बात का होगा कि हिंदू जातियों के नाम पर बटा रहेगा या हिंदू एकजुट हो पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो इंडी गठबंधन वाले खुला खेल रहे हैं भाई, मुस्लिम वोट बैंक के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वक्फ कानून को डस्टबिन में डालने जैसी बातें चल रही हैं। कहीं शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर और क्रिमिनल के लिए अमर रहे के नारे खुल के लग रहे हैं। इनके दो ही एजेंडे दिख रहे हैं,
कि पहला मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी कर दो और दूसरा हिंदुओं को जातियों में बांटने के लिए जो बन सके वो करो। ये तो पुराना हथियार है इनका। इंडी गठबंधन को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ एक तरफा आ गया तो उनका काम बन जाएगा, क्योंकि हिंदू तो जातियों में बटा हुआ है। बिहार में जबरदस्त जाति की राजनीति होती ही रही है इतने साल से। कोई जो है मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन बना लेता है, कोई कुर्मी का नेता बन जाता है, कोई जो है फलाने का नेता, ढिमकाने का नेता। इस जाति की राजनीति के सहारे इंडी गठबंधन का बिहार में बेड़ा पार हो जाएगा, ये वो सोच रहे हैं। लेकिन एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक और हिंदुओं को जातियों में बांटने वाली पॉलिटिक्स है, और दूसरी तरफ इनके सामने आ गए हैं वो लोग जो हिंदू समाज को जोड़ने की बात करते हैं। इनमें पहला नंबर तो पीएम मोदी के नाम का है, और दूसरे नंबर पर बाबा बागेश्वर, जिन्हें पीएम मोदी अपना छोटा भाई बता चुके हैं। पीएम मोदी की ही तरह बाबा बागेश्वर भी हिंदुओं से लगातार जातियों का भेदभाव बुलाकर एकजुट होने की अपील कर रहे हैं। और अब बिहार में तो बाबा बागेश्वर ने हिंदू एकता से आगे बढ़ते हुए गजवाए हिंद का मुकाबला करने के लिए भगवाए हिंद का नारा दे दिया है। वो इंडी गठबंधन के डायरेक्ट टारगेट पर आ गए। मौका था पटना में हुए सनातन महाकुंभ का। भले ही बाबा बागेश्वर सिर्फ 2 घंटे के लिए सनातन महाकुंभ में रहे, लेकिन इन 2 घंटों में ही बाबा बागेश्वर ने ऐसी ऐसी पर्ची खोल दी कि इंडी गठबंधन वाले एकदम हिल गए। आज पाठशाला में बाबा बागेश्वर के भगवाए हिंद पर मचे बवाल की पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। बाबा बागेश्वर हो या दूसरे साधु संत या फिर प्रधानमंत्री मोदी, इन सबको हिंदुओं से एकजुट होने की अपील क्यों करनी पड़ रही है? क्या इसका बिहार चुनाव में असर दिखेगा? साथ ही इस पर भी बात होगी कि महाकुंभ और कावड़ समेत सनातन के सभी त्योहारों पर कमियां ढूंढने वालों को मुंह में दही क्यों जम गई जब मुहर्रम पर जगह जगह बवाल मचा।